साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताओं की सीरीज हमारी चली हुई है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कठोर और लचीला संविधान। जो हमारा संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का समन्वय है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। टाइटल बोर्ड पर लिख दिया है। नम्यता मतलब लचीला और अनम्यता मतलब कठोर, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। देखो, संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला लचीला और दूसरा कठोर। लचीला मतलब नम्य और कठोर मतलब अनम्य। इन शब्दों से आप थोड़ा सा जानकारी रखिए। आप लचीला और कठोर पढ़ रहे हो, वहां नम्य और अनम्य आ जाए। तो अब इनमें क्या अंतर होता है? लचीला संविधान कैसा होता है, कठोर संविधान कैसा होता है? तो कठोर संविधान तो उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। और लचीला संविधान किसे कहते हैं? जिसमें संशोधन की प्रक्रिया के लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे हम आम जो हमारे कानून होते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसको बहुमत मिलता है। तो उस साधारण बहुमत से वो बहुत सारे कानून बना सकती है अपनी सरकार को चलाने के लिए, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए। वो उस बहुमत से सरकार चलाती है, उस बहुमत से ही नए नए कानून बनाती है। तो जो संसदीय कानून जिस बहुमत से बनते हैं, बिल्कुल साधारण बहुमत से, उस प्रक्रिया से ही संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। अब ऐसा कहां पर है? ऐसा ब्रिटेन में है। भारत ने किसी एक को नहीं अपनाया, बल्कि दोनों प्रक्रिया का एक मिला जुला सा रूप अपनाया है। देखो, संविधान का कठोर होना इसलिए भी जरूरी है कि जब चाहे उसको तोड़ा मरोड़ा, अब हम अपनी मर्जी से ना तोड़ मरोड़ सके कि कोई सरकार नई आई है वो अपनी मर्जी से सरकार संविधान को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर बदल दे, फिर कोई दूसरी सरकार आ गई वो कुछ बदल दे। तो ऐसे इतनी आसानी से उसको उसमें परिवर्तन ना कर सके। कठोर होना तो इसलिए जरूरी है। और लचीला होना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव, जरूरत होती है बदलाव की, तो उसमें बदलाव किया जा सके। तो संविधान में 3 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। एक तो यह है कि भाई ऐसे विधेयक जो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। पहला, साधारण बहुमत से। दूसरा, विशेष बहुमत से कह दो, विशेष बहुमत से। और एक तीसरा तरीका और है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की परिभाषा आगे बताएंगे। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडलों की सहमति। आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति। 3 तरह से हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत क्या है? साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का आधे से ज्यादा बहुमत। अब यहां पर ये बात आती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले का आधे से ज्यादा बहुमत, ये क्या है? देखो, उपस्थित और बहुमत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर उपस्थित हुआ है तभी तो मतदान करने आया। ये दोनों संख्या, दोनों बातें लिखने की क्या जरूरत है? सीधा ऐसे लिख दे कि उपस्थित होने वाले का आधे से ज्यादा का बहुमत, या मतदान करने वाले का आधे से ज्यादा बहुमत। लेकिन इसमें भी टेक्निकल समस्या आई, तभी ये शब्द का उपयोग किया गया है कि उपस्थित। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पूरे दिन तो उसमें उपस्थित नहीं है,
और केवल सीधा जा रहा है वो, और बिना उपस्थिति की प्रक्रिया से गुजरे हुए वो मतदान करने जा रहा है, जब मतदान हो रहा है अंतिम समय में सीधा वहीं जा रहा है। तो ये प्रक्रिया मान्य नहीं है। उसका सदन में उसकी उपस्थिति भी होनी चाहिए और फिर मतदान भी करना चाहिए। तो मतदान वही करेगा जो उपस्थित हुआ है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो उपस्थित तो थे लेकिन मतदान प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो मतदान में भाग ही नहीं लिया उन्होंने। तो दोनों चीज होनी चाहिए, जो उपस्थित हुए हैं वो और जो उन्होंने मतदान किया है वो, दोनों प्रक्रिया से जो गुजरे हैं उन व्यक्तियों का आधे से ज्यादा बहुमत कहलाता है। ये कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले का आधे से ज्यादा बहुमत का ये मतलब होता है। अब देखो, ये बिल्कुल साधारण बहुमत है और ये एक सिंपल संशोधन है। जो पहला संशोधन है संविधान में, जो संविधान में संशोधन करने का पहला तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। साधारण तरीके से संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि इतने सरल तरीके से संविधान में कौन कौन से प्रावधानों का बदलाव किया जा सकता है। तो उसमें है, एक तो जैसे कि हम देखते नए राज्यों का निर्माण करना हो, नया केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करना हो राज्यों में से ही परिवर्तन करके, या उनके क्षेत्र है, उनकी सीमा है, उनके नाम में परिवर्तन करना है। हम देखते हैं अनुच्छेद 3 से संबंधित राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद की समाप्ति करनी है तो भी साधारण बहुमत की जरूरत है। दूसरी अनुसूची से संबंधित व्यक्तियों के वेतन भत्ते हैं, उनमें बदलाव करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों में बदलाव साधारण बहुमत से हो जाएगा। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति भी साधारण बहुमत से होती है। ये नागरिकता वाले ये ऐसे प्रावधान है जो साधारण, जो बहुत चर्चित भी रहे हैं। नागरिकता से संबंधित आपने देखा होगा पीछे ये मुद्दा काफी चर्चित रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा इश्यू होगा, इस प्रश्न आ जाए नहीं उनमें से कौन कौन सा प्रावधान विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। और उसमें एक प्रावधान ये भी आ जाए नागरिकता वाला भी, और एक प्रावधान ऐसा आ जाए जो आपने सुना नहीं है, जो कि होता विशेष बहुमत से है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन डालता है। तो आप सीधा उसमें नागरिकता पर टिक करोगे क्योंकि नागरिकता का मुद्दा बहुत हाई रहा है, चर्चित रहा है, तो दिमाग में ही रहता है कि ये प्रावधान बड़ा प्रावधान है, इसको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता रहती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। और देखो, संसद और विधानमंडल, जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उनके लिए निर्वाचन जो होता है उसमें कुछ भी फेरबदल करनी होती है तो साधारण बहुमत से हो जाता है। 5वीं 6ठी अनुसूची है, उससे संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से हो जाता है। लेकिन संविधान में संशोधन तो हो रहा है, इन प्रावधानों में जो ये मैंने अभी बताए हैं इनमें संशोधन हो रहा है साधारण बहुमत से। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन तो हो जाता है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो संशोधन होते हैं ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं, इसलिए इनको संविधान संशोधन अधिनियम की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता और ना ही संविधान में इन संशोधन अधिनियमों का उल्लेख किया जाता है। देखो, संविधान, आपने जो मैंने ये क्षेत्र बताए हैं इन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन कर दिया साधारण बहुमत से, संविधान में लिखा जाएगा, वो जो बदला है वो संविधान में बदल जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा जाएगा कि फला फला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें यह संशोधन किया गया। बाकी आप संविधान जब पढ़ते हो, आप ओरिजिनल संविधान को उठा के देखते हो तो उसमें जहां भी संशोधन होता है वहां लिख दिया जाता है कि इसमें पहले ये प्रावधान था और संविधान संशोधन अधिनियम इसके तहत, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया या पहले संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया,
वो संशोधन का नाम भी लिख देते हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, 50वां, जो भी है। लेकिन इन मामलों में संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, जबकि संविधान बदल जाता है। तो संविधान में केवल उन्हीं अधिनियमों का उल्लेख किया जाता है जो अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। यानी संविधान में जो संशोधन अगर अनुच्छेद 368 के तहत हो रहा है तो ही वो संविधान संशोधन की श्रेणी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और संविधान में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। भाई ये जो 368 है, ये भी ध्यान रखना कि ये कौन से भाग में है, ये 20वें भाग में है। अभी यूपीएससी में आया ये प्रश्न, यूपीएससी प्रीलिम्स में, आपातकालीन प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में है, संशोधन प्रक्रिया कौन से भाग में है, ऐसे एक ऑप्शन और था। तो यूपीएससी लेवल पर भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो भाग, जितने भी भाग है, हमें सबसे पहले संविधान को पढ़ते हैं तो मोटा मोटा उसका ये हमें नॉलेज होनी चाहिए किस भाग में क्या क्या है। भाई 22 ही तो भाग है और 2-3 जो अब टोटल 25 मान लो, कुछ डिलीट हुए तो कुछ जोड़ दिए गए, तो क्या हम उन 25 भाग को याद नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो आप सीधा से पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, पांचवें में क्या, 18, और भी नहीं तो ये 8-10 भाग तो हमें याद रखने ही चाहिए, मुख्य मुख्य। आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो दो तरह के संशोधन हो सकते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। इस अनुच्छेद में दो तरह का प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान हैं? ये जो नीचे वाले दो प्रावधान हैं, ये प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधान मंडलों की अनुमति भी आवश्यक होती है। अब देखो पहला वाला विशेष बहुमत क्या है? मतलब ऐसे विधेयक जो प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत से, यानी जो कुल सदस्य है उस सदन में उसका बहुमत, उसका बहुमत मतलब कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा बहुमत। जैसे 543 लोकसभा में है तो उसके आधे से ज्यादा बहुमत होना चाहिए। और दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब कुल सदस्यों का, दोनों सदनों में, अलग अलग, पहले एक सदन में प्रस्ताव आता है फिर दूसरे सदन में जाता है, विधेयक का यही प्रक्रिया है। तो दोनों सदनों में अलग अलग से दो तरह का इसमें बहुमत देखा जाएगा। एक तो जो कुल संख्या है उसका आधे से ज्यादा होना चाहिए, उसको कहेंगे कि कुल सदस्यों का बहुमत हो गया। और उसके दोनों सदनों में ही जो सदन में उपस्थित हैं, जिन्होंने मतदान दिया है, उनका 2/3 बहुमत। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विशेष बहुमत का मतलब ये होता है। एक बात आती है कि भाई ये क्या है, तीसरे वाला प्रावधान क्या है? तीसरे वाले अच्छा चलो दूसरे का ही मैं पहले बताता हूं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, उदाहरण देते। जैसे कि ये बताया मैंने कि अभी भी कि विशेष बहुमत चाहिए और विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। तो इसमें कौन कौन से, जैसे कि हम देखो मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो हमें इस बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना है तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी एक सटीक सी परिभाषा यह है कि एक तो जो पहले नंबर पे हमने बताया ये वाला, और एक इनको छोड़कर जितने भी संशोधन होते हैं इसको भी पढ़ेंगे, इसको और इसको छोड़ के जो बचे हुए सारे विशेष बहुमत से ही होते हैं। यानी जो अपना ये दूसरे वाला प्रावधान है इसमें संशोधन भाई कौन कौन से संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं
कि जो साधारण बहुमत से नहीं होते हैं और जो इस तीसरी कैटेगरी में नहीं आते, वो सारे बहुमत, वो सारे संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं संविधान में। तो एक तो ये हो गया, आर्टिकल 368 में दो तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। इनको मैं व्यवस्थित करके लिखवाऊंगा, आप इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब जो अनुच्छेद 368 में पहला ये हो गया और अनुच्छेद 368 का दूसरा प्रावधान ये है। दूसरा क्या है कि संसद का विशेष बहुमत, ये दूसरे वाला, जो दूसरे वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये भी चाहिए। एक तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए, प्लस आधे राज्य विधान मंडलों की सहमति भी जरूरी है, तभी संशोधन होगा संविधान में। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो संविधान संशोधन विधेयक जब राज्य विधान मंडल की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसका जरूर ध्यान रखना। तो इस श्रेणी में कौन कौन से संशोधन आते हैं भाई? आधे राज्य के विधान मंडल की भी सहमति की भी आवश्यकता है। उस श्रेणी में कौन कौन से संशोधन आते हैं? उसमें है केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। देखो, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, या राज्य विधानमंडल और केंद्रीय जो विधानमंडल है, इनके आपको पता है विषय बटे हुए हैं आपस में, किस विषय पर उसको काम करना है, किस विषय पर उसको काम करना है। केंद्र की शक्ति का विस्तार होगा तो उसका प्रभाव राज्य की शक्तियों पर पड़ेगा। केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तार करेंगे, शक्तियों का विस्तार करेंगे, तो सीधी सी बात है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के जो शक्ति है उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी शक्तियां कम होगी। और अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे तो केंद्र की शक्तियां कम होगी। दोनों आपस में, दो ही तो व्यवस्था मुख्य रूप से चल रही है। मानते हैं तीसरी श्रेणी भी है, स्थानीय स्वशासन, संविधान में उसका वर्णन भी है, लेकिन वो बहुत सारे प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधीन भी हैं उसके। तो हम मुख्य रूप से केंद्र और राज्य की बात करें तो केंद्र या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार होगा, ऐसा कोई संशोधन होगा जिससे इनकी कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार हो रहा है कोई सी के एक में, तो उसमें राज्यों की सहमति जरूरी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। तो ये भी सेम है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अकेले भारतीय संसद नहीं करती है, राज्य के विधानमंडल का भी इसमें प्रावधान होता है। सीधी सी बात ये कह सकते हैं हम कि जो केंद्र राज्य संबंधों से जितने भी संबंधित प्रावधान हैं, या ऐसे प्रावधान जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, यानी जो संघीय प्रणाली है हमारी, उससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधान सारे इसमें शामिल है। और सारों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है और आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल के सहमति की जरूरत होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्यों का रोल है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, इसमें कोई भी बदलाव होगा तो उच्चतम न्यायालय अकेला केंद्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। उसकी कोई शक्तियों में परिवर्तन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उच्च न्यायालय में कर रहे हो परिवर्तन, तो भी इस तीसरी श्रेणी के बहुमत की आवश्यकता होगी। चौथा, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन हो रहा है। अभी सबसे पहले मैंने बताया था कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, यहां पर विधायी शक्ति है, विधानमंडल से संबंधित कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कानून बनाने की शक्ति है, केंद्र का विधानमंडल पूरे देश के लिए कानून बनाता है। संघ सूची के विषयों पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची समवर्ती सूची पे भी बना सकता है, लेकिन मुख्य काम उसका संघ सूची का है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर भी कानून बनाते हैं। अगर इनकी शक्तियों में कोई भी बदलाव किया जाता है तो भी आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलों की अनुमति की आवश्यकता होगी विशेष बहुमत के साथ।
7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, वो लगभग यही मामला है। इसको अलग से मैंने अलग से वैसे बता रहा हूं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तो है 7वीं अनुसूची में, तो उसमें कोई बदलाव करना है तो भी तीसरी श्रेणी में आएगा। तीसरी श्रेणी का मतलब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? मैंने संविधान संशोधन के प्रकार तो 3 बताए हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार का ही संशोधन होता है। तो हम तीसरे प्रकार का जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि 368 के तहत जो दूसरा प्रावधान है, तो 7वीं अनुसूची में कोई बदलाव करना है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में बदलाव करना है, जैसे राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है आपको उसमें बदलाव करना है, तो भी राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी केवल केंद्रीय विधानमंडल इन मामलों में अकेले कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। वस्तु और सेवा कर परिषद है, जीएसटी काउंसिल जो है, उसमें कोई बदलाव कर रहे हो तो भी राज्यों की सहमति आवश्यक है। और खुद इसमें बदलाव करना है, अगर अनुच्छेद 368 में बदलाव करना है तो भी आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है, विशेष बहुमत के साथ। तो ये ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसमें हम विशेष बहुमत की साथ साथ राज्यों के विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर 1-2 बात ध्यान रखनी है, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक जो भी होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के लिए उसमें राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार के वीटो का कोई अधिकार नहीं है, वह इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उस पर वीटो नहीं लगा सकता, ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1971, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर नहीं है। और अगर संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में कोई मतभेद भी हो जाता है, एक सदन पारित कर देता है, दूसरा नहीं करता है, दूसरा कर देता है, पहला नहीं करता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। साधारण विधेयक के मामले में हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, वो एक अलग चीज है। तो ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था, नम्यता और अनम्यता का समन्वय या कठोर और लचीलेपन का समन्वय। तो इसमें हेडिंग डालिए और आप अपने नोट्स बनाइए। लिखिए सबसे पहले जो भी क्रमांक आपका चला हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताओं में, कौन सी विशेषताएं हैं ये आप देख लेना। आपने पहले लिखा हुआ है, क्रमांक लिख के आप लिखो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ओब्लिक लगा के लिख सकते हो कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, या अर्थात कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारी हेडिंग, इसमें लिखिए। संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, लचीला अर्थात नम्य संविधान। नंबर 2, कठोर अर्थात अनम्य संविधान। नेक्स्ट, कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे अमेरिका का संविधान। और लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की बजाय साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है, अर्थात आम कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया के समान ही संशोधन प्रक्रिया होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। नेक्स्ट,
भारत ने इन दोनों प्रक्रिया के मिले जुले रूप को अपनाया है। नेक्स्ट, संविधान में 3 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। नंबर 1, ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वालों का आधे से ज्यादा बहुमत। जैसे नंबर 1, वे प्रावधान लिख लेते हैं जो कि साधारण विधेयक से बदले जाते हैं, साधारण बहुमत से बदले जाते हैं। नंबर 1, नए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण और उनके क्षेत्र, सीमाओं एवं उनके नामों में परिवर्तन। नंबर 2, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण एवं उसकी समाप्ति। नंबर 3, दूसरी अनुसूची से संबंधित व्यक्तियों के वेतन भत्ते आदि। नेक्स्ट, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। नेक्स्ट, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वो संविधान संशोधन की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। आगे लिखिए, ध्यान रहे इस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन तो हो जाता है, लेकिन ये संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनको संविधान संशोधन अधिनियम की श्रेणी में नहीं रखा गया है और ना ही संविधान में इन संशोधन अधिनियमों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान में केवल उन्हीं अधिनियमों का उल्लेख किया जाता है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, संविधान में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान, या ऐसे लिख सकते हैं, अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। ब्रैकेट में आप लिख लो कि ये 368 भाग 20 में आता है। यह संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में है। अब हमने लिखा कि अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह के संविधान संशोधन होते हैं, तो उसमें पहला नंबर डालो। वैसे तो ये दूसरे प्रकार है, क्योंकि 3 प्रकार हो गए ना, एक तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें पहला ही डालो आप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें डालो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, अर्थात ऐसे विधेयक जो प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत से तथा दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास हो। नेक्स्ट, जैसे मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व तथा वे सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में नहीं है। पहली श्रेणी वो जो साधारण बहुमत वाली, तीसरी अभी जो हम पढ़ाएंगे। बाकी अनुच्छेद 368 के तहत 2 ही श्रेणियां हैं। अब आगे 2 नंबर डाल के लिखो, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की सहमति के द्वारा, अर्थात प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों की
सहमति के द्वारा। नेक्स्ट, नोट लगा के लिख लो। नोट, संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, इस श्रेणी में संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। संघीय ढांचा, इस श्रेणी में संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। जैसे नंबर 1, केंद्र एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट, नंबर 2, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। नंबर 4, केंद्र एवं राज्य के बीच या राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्ति का मतलब आप समझते हो, कानून निर्माण की जो शक्ति होती है। नंबर 5, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कोई विषय। नेक्स्ट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। नंबर 7, वस्तु एवं सेवा कर परिषद या जीएसटी परिषद लिख सकते हो, जीएसटी काउंसिल लिख सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 8, स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन, अर्थात संसद की संविधान संशोधन की शक्ति में संशोधन। तो ये कुछ प्रावधान है जिसमें आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। आगे लिखो, नोट डाल के लिखो। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर किसी प्रकार के वीटो का अधिकार नहीं है, अर्थात वह इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता और ऐसा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक में संसद के दोनों सदनों में आपसी मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो साथियों, ये हमारा आज का लेक्चर था। आशा करता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें कुछ चीजें कॉन्सेप्ट की है, कुछ चीजें रटने की है, और ये अलग अलग प्रावधानों को तीनों श्रेणी में जो एक बार इनकी ये जो बातें रट ली, आपने समझ लिया इसको, तो फिर इससे संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। धन्यवाद।